Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the respiratory system. Let's start. Students, we are going to discuss the respiratory system in humans and as per the syllabus of anti-test हम उसके accordingly इसको देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है और क्या क्या इसमें से पॉइंट्स जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं. So here is your respiratory system and elaborated form. So we are going to start. Our respiratory system, it starts from the nose. So this is the first organ which is present in the respiratory system. So nose, then here is nose, then pharynx, then the glottis, larynx, trachea, and bronchi, the primary bronchi, the secondary bronchi, the tertiary bronchi, and ultimately the bronchioles. And at the end of the bronchioles, there are air sacs which contain microscopic alveoli. So this is our total respiratory system. ये उसकी ट्रांसलोकेशन है, मतलब कि ये किस तरह से हमने उसको ट्रैक करना है, ये हमारी उसकी ट्रैकिंग है. सो इट स्टार्ट फ्रॉम द नोज़. तो हम भी नोज़ से ही स्टार्ट करेंगे. तो नोज़ के हवाले से देखें. सो दिस इज़ द नेज़ल बोन, ये हमारी नेज़ल बोन है. अब हमारा जो नोज़ है उसमें तीन मेन चीज़ें हैं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स: नेज़ल बोन, नेज़ल कार्टिलेज एंड सम फैटी टिश्यू. तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, इसको मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज़ के लिए भी. So over here it is composed of bone, nasal cartilage and fatty tissue. इसके साथ कोई एक और आपको ऐड करके पूछा जा सकता है कि which one of the following structure is not the part of nose. Clear? So here we go. So nasal bone और ये आगे nasal opening है जिसको हम nostril बोलते हैं. The external nasal opening. ये हमारे जो यहाँ पर आपको दो ओपनिंग नजर आती हैं, एक्सटर्नल नेज़ल ओपनिंग कहा जाता है इसको. अब स्टूडेंट्स अंदर मूव करेंगे तो ये आपको एक कैविटी नजर आ रही है. दिस इज अ कैविटी, ये अंदर की तरफ कैविटी है. दिस इज कॉल्ड एज द नेज़ल कैविटी. ये स्पेस इनसाइड द नोज दैट इज कॉल्ड एज नेज़ल कैविटी. अब नेज़ल कैविटी को अल्लाह ताला ने विद द हेल्प ऑफ नेज़ल सेप्टम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो वेयर वी गेट द राइट नेज़ल कैविटी एंड the left nasal cavity. Dear students, इसके पीछे मकसद which I understood is that ये दो कैविटीज़ होने का मतलब ये है कि अगर एक कैविटी ब्लॉक भी हो जाए ठंड की वजह से या किसी और की डिजीज कंडीशन की वजह से, सो दूसरी आपके लिए अवेलेबल हो, ओपन हो और आप सांस ले सकें. ठीक है. सो अल्लाह ताला ने इसलिए ये एक कैविटी को दो में डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ नेज़ल सेप्टम. और ये नेज़ल सेप्टम यहाँ पर रूट ऑफ दी नोज़ के साथ आकर अटैच होता है. यहाँ पर एक बोन होती है, द फेशियल बोन विच इज़ कॉल्ड एज वूमर, यहाँ पर. ठीक है, उसके साथ अटैच होता है. सो लेट्स हैव अ लुक. सो अंदर ये दो ओपनिंग्स, एक्सटर्नल नेज़ल ओपनिंग, दिस वन इज़ द राइट नॉस्ट्रल एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट नॉस्ट्रल. और फिर जब कैविटी के अंदर जाते हैं तो अंदर हमें तीन मज़ीद डिविजन्स नज़र आती हैं, तीन मज़ीद पार्ट्स नज़र आते हैं ईच नेज़ल कैविटी के अंदर, हर नेज़ल कैविटी के अंदर. तो ये एक नेज़ल कैविटी है. तो ये यहाँ पर ऊपर एक पार्ट नज़र आता है, स्वॉलन पार्ट, इसे कहते हैं सुपीरियर टर्बिनेट. दिस इज कॉल्ड एज द सुपीरियर टर्बिनेट. उसके नीचे एक और शेल्फ की तरह का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज द मिडल टर्बिनेट. और उसके नीचे एक और पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द इन्फीरियर टर्बिनेट. ये तीन टर्बिनेट्स हैं, शेल्फ की तरह होते हैं. जब हवा आती है तो इन तीनों में डिवाइड हो जाती है. क्लियर? और इन तीनों all the three they are lined with the mucous membrane, the ciliated mucous membrane and the various other structures जो कि हमें हेल्प करेंगे फिल्टर करने में. और इन्हीं के नीचे कुछ मौजूद हैं ब्लड वेसल्स जो कि वार्म करेंगे हमारी एयर को भी. सो आगे चल के इसका मजीद डिटेल इसका फंक्शन को डिटेल से हम देखते हैं. तो ये तीन टर्मिनेट्स हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर. तो हवा एंटर होगी यहाँ से, एयर विल एंटर थ्रू द नॉस्ट्रल, और नॉस्ट्रल में एंटर होने के बाद ये तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगी. सो इट विल पास थ्रू द दिस वन, द इन्फीरियर टर्मिनेट, द मिडल टर्मिनेट एंड द सुपीरियर टर्मिनेट. और इसके ऊपर यहाँ पर ये जो सी जगह आपको नजर आ रही है, दिस इज द ऑल्फैक्टरी एरिया. यहाँ पर हमें ऑल्फैक्शन फील होती है, बिल्कुल ऊपर वाली साइड में यहाँ पर ऑल्फैक्शन फील होती है, हमें किसी भी चीज़ की स्मेल फील होती है. क्लियर? और
here is the back end of this cavity, और उसके बाद यहाँ पर ये दरम्यान में देखें, दिस इज़ अ हार्ड पैलेट, ये हार्ड पैलेट है, ये आगे की तरफ जो हमारा तालू होता है हार्ड पैलेट, और उसके बिल्कुल पीछे सॉफ्ट पैलेट होती है। ये बेसिकली इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दीज टू कैविटीज़। ये ऊपर नेजल कैविटी, नीचे ओरल कैविटी। दिस वन इज द ओरल कैविटी। इन दो कैविटीज को कौन जो है वो सेपरेट कर रहा है? दिस हार्ड पैलेट, एक बोन है, ठीक है। सो आपने पढ़ रखी है। सो दिस इज द पैलेटाइन बोन। ये आगे दिस इज द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड दिस इज द पैलेटाइन बोन, और उसके पीछे ये सॉफ्ट पैलेट जिसको जो अंदर की तरफ हैंग करता है, और जब हम स्वेलो करते हैं तो ये पीछे को ऊपर जो पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग है उसको कवर अप कर देता है। क्लियर? सो दैट्स इट। नाउ लेट्स हैव अ लुक। सो ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे वाहिद वो पार्ट है जो कि बाहर फिजिकली हमें दिखता है, ठीक है। एक्सटर्नल, ओनली वर्ड इज ओनली, एक्सटर्नली visible part of respiratory system is nose. It is composed of bone, cartilage, fatty tissue, nostril, the external nasal opening, ये बाहर वाली external nasal opening, they are called as nostrils. उसके बाद nasal cavity, the internal hollow space, 2 in number, ये दो हैं, right nasal cavity, left nasal cavity, divided by nasal septum, ये दरमियान में nasal septum जो इसको डिवाइड कर रहा है। और नेजल सेप्टम के हवाले से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा, दिस नेजल सेप्टम इट इज अ पार्ट ऑफ नेजल बोन, ये हमारे नेजल बोन का हिस्सा है। क्लियर? उसके बाद वेस्टिब्यूल्स, द एंटीरियर पार्ट्स ऑफ नेजल कैविटीज विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ये वाला जगह, ये द एंटीरियर नेजल पार्ट, ये ठीक है, दिस रीजन्स दीज आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये म्यूकस मेम्ब्रेन सिलिएटेड है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम हमारी कौन सी एपिथेलियम? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जिसके सीलिया हर वक्त इस तरह मूव करते रहते हैं और दे वाइप द ट्रैप्ड स्ट्रक्चर्स। क्लियर? उसके बाद नोज हेयर्स हमारे यहाँ पर मौजूद है, नेजल हेयर जिनको कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उनको ये ट्रैप कर लेते हैं नेजल हेयर्स। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद है म्यूकस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आवर नेजल कैविटी, म्यूकस। अब म्यूकस का यहाँ पर दो काम, एक तो ट्रैपिंग ऑफ द मटेरियल्स, द डस्ट पार्टिकल्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, लाइक बैक्टीरिया, वो यहीं पे पकड़े जाएंगे। ये थोड़ी चिपचिपी सी होती है द म्यूकस मेम्ब्रेन, और प्लस इट मॉइस्टन्स द एयर। जब हम एयर अंदर लेकर जाते हैं तो इट बिकम्स मॉइस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस इनसाइड द नेजल कैविटी। क्लियर? एंड इट हैज गॉट सीलिया, लाइक वी हैव गॉट द सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसके जो सीलिया हैं ये क्या करते हैं, जो चीज़ ट्रैप हो गई है, जो म्यूकस ने पकड़ ली है, अब उसको पीछे की तरफ ऐसे धकेलते रहेंगे ताकि वो फेरेंक्स में जाए, एंड देन वी स्पिट इट आउट और स्वेलो इट, जिसको कहते हैं थ्रोट को क्लियर करना। क्लियर? ये तीन चीजें, मतलब नोज हेयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ that forms the mucus and the cilia, so they are the structures of defense in the nose. Clear? तो यहां पर देखें मॉइस्टनिंग ऑफ एयर, इसका फंक्शन हो गया, एयर को मॉइस्ट किया जा रहा है, पार्टिकल्स को ट्रैप किया जा रहा है, छोटी आपकी नाक में मक्खी नहीं जा सकती, मच्छर नहीं जा सकता, बड़े कोई पार्टिकल्स, कागज़ के टुकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स उनको ट्रैप कर लेते हैं। अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जिनों से म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके नीचे वाली साइड पर देयर आर ब्लड कैपिलरीज। अब एमसीक्यूज के लिए मान कर लें, ये कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? देयर आर ब्लड कैपिलरीज दैट वार्म द एयर। तो ये एक और फंक्शन आ गया हमारे नोज का, वार्म। ये वार्म करता है एयर को, जो इनकमिंग एयर है, जो अंदर आ रही है, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर। और कितने पे सेट करता है? तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस, एंड इट वार्म्स द एयर टू अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग अपॉन
द एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर के एतबार से वो उसको मैनेज करती हैं कितना, तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस, ताकि जब हमारे लंग्स में जाएं सो दे शुड बी वार्म. तो ट्रैपिंग एंड मॉइस्टनिंग एंड वार्मिंग, क्लियर. सो ऑल दीज आर द फंक्शन एज वेल एज द ऑल्फैक्शन. हमें हमारी जो सूंघने की हिस्स है वो भी नोज से ही रिलेटेड है, ठीक है. सो दैट्स इट. एंड नाउ आफ्टर द नोज, यहाँ पर पोस्टीरियर साइड के ऊपर, यहाँ पर जहाँ पे हमारा जो थ्रोट स्टार्ट होता है, here is a ओपनिंग. यहाँ पर एक ओपनिंग होती है. जी डियर स्टूडेंट्स, कौन सी ओपनिंग? यहाँ से आकर हमारे इधर पोस्टीरियर साइड के ऊपर खुलती है, यहाँ पर. सो थ्रोट के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, दैट इज यूस्टिशियन ट्यूब. यस, जो कि हमारे मिडल ईयर से आती है और यहाँ पर आकर गले के अंदर हमारे खुलती है, जो कि हम जिसकी मदद से हम जब स्वेलो करते हैं या इसके डिफरेंट मूवमेंट्स की मदद से जो एयर प्रेशर है उस ट्यूब के जरिए बैलेंस किया जाता है, ठीक है. और ये आपको याद होगा, इसको एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लें. आपने चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन, उसमें जो रेफरेंसेस पेश किए गए थे, एविडेंसेस पेश किए गए थे फ्रॉम द डार्विन के किस तरह से जो है वो एवोल्यूशन हुई है. सो उसमें एक ये था कि ये गिल पाउचेस, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में, कि गिल पाउचेस होते हैं इन ऑल द वर्टिब्रेट्स, और कुछ वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि वो गिल पाउचेस दे आर कन्वर्टेड इनटू यूस्टिशियन ट्यूब लाइक इन द ह्यूमंस. और ये एयर प्रेशर को बैलेंस करती है, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, बाहर वाली साइड पे क्या है, द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम कहते हैं एयर ड्रम. तो जब एयर ड्रम उसकी कोई पोजीशन चेंज हो जाए तो एयर प्रेशर की मदद से उसको बैलेंस किया जाता है ताकि हमें सही सुनाई दे. तो वो भी यहीं पर ही मौजूद है, क्लियर. और उसके बाद ये नीचे ओरल कैविटी, ये ऊपर नेजल कैविटी, यहाँ पर पहुँच चुके. अब स्टार्ट होता है हमारा फेरिंक्स. नाक के बिल्कुल पीछे जब हम मुंह खोलते हैं तो सामने पिंकिश कलर का जो स्ट्रक्चर, वो पिंकिश वॉल नजर आती है, दैट इज एक्चुअली द फेरिंक्स. दैट इज द फेरिंक्स. डियर स्टूडेंट्स, फेरिंक्स इट इज अ कॉमन पाथवे. ये कॉमन पाथ है, कॉमन रास्ता है फॉर टू वेरियस सिस्टम्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी ये कॉमन पाथवे है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये कॉमन पाथवे है, क्लियर. अब हम फेरिंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये हिस्सा जो आपको यहाँ पर ब्लू दिखाई दे रहा है, ये नोज की बैक साइड के ऊपर मौजूद है, ओरल कैविटी के ऊपर और नोज की बैक साइड पे. इसे कहते हैं नेजोफेरिंक्स, नाक से पीछे. तो फेरिंक्स का वो हिस्सा जो ऊपर नेजल कैविटी के साथ है, दैट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंक्स. उसके बिल्कुल नीचे जो ओरल कैविटी जो हमारी है, जो हमें नजर आता है, तो याद रखिएगा जब आप मुंह खोलते हैं तो जो हमें फेरिंक्स नजर आता है, दैट इज एक्चुअली द ओरोफेरिंक्स. रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है. नेजोफेरिंक्स वो पीछे वाली साइड पे, वो हमें नजर नहीं आ रहा, वो ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा. और उसके नीचे यहां पर हमारी ये लेरिंक्स, लेरिंक्स के बिल्कुल सामने जो फेरिंक्स का हिस्सा है, दैट इज उसके करीब करीब, दैट इज कॉल्ड एज, यानी कि एपिग्लोटिक्स के करीब करीब, दैट इज कॉल्ड एज लारिंजियोफेरिंक्स. दैट इज कॉल्ड लारिंजियोफेरिंक्स. तो फेरिंक्स के कितने पार्ट्स हुए? ऊपर नेजोफेरिंक्स, उसके नीचे ओरोफेरिंक्स, और उसके पीछे उसके बिल्कुल नीचे देयर इज द लारिंजियोफेरिंक्स, एंड दिस कलेक्टिवली दे फॉर्म आवर फेरिंक्स, क्लियर. तो आप इसकी शेप दे सकते हैं, ये किस तरह से है? इट इज अ कोन शेप्ड. कोन शेप किस तरह से होती है? लाइक दिस. तो ये इस तरह से तो आ रही है. इसी को तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस इज द नेजोफेरिंक्स, दिस इज ओरोफेरिंक्स, एंड दिस इज लारिंजियोफेरिंक्स. सो इट इज अ कोन शेप्ड. सो याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए, इट्स द कोन शेप्ड स्ट्रक्चर लीडिंग टू. इसमें 2 हिस्से हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स की तरफ लीड करता है. जो इसका ओरल कैविटी टू इसोफिगस, ओरल कैविटी जो है इसको किस में लीड करता है? टू द इसोफिगस. ये पीछे हमारा फूड पाइप है, इसके बिल्कुल पीछे वेंट्रल पड़ा हुआ है, ठीक है. और उसके बाद नेजोफेरिंक्स जो है, और द नेजल कैविटी इट लीड्स टू द लेरिंक्स. नेजल कैविटी इट लीड्स टू लेरिंक्स यहाँ पर, और जो ओरल कैविटी है इट लीड्स टू द इसोफिगस. सो दैट इज द आवर मस्कुलर ट्यूब, दैट इज द फेरिंक्स, क्लियर. उसके बाद ये स्टूडेंट्स फेरिंक्स के बिल्कुल नीचे आते हैं. सो यहाँ पर ये फेरिंक्स का फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर ऑफ द फेरिंक्स. यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग है, दिस इज नैरो ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज ग्लोटिस. सो एट द फ्लोर ऑफ द pharynx or at the base of the pharynx there is a narrow opening, or which is also called as the opening of larynx,
दिस इज कॉल्ड एज द ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपी मीन्स अबव, अबव, सो ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस मीन्स अबव द ग्लॉटिस। तो ये नीचे ग्लॉटिस है, उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये गार्ड है, दैट इज द गार्ड ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ये क्या करता है, ये फ्लैप बना किससे हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर इसका काम क्या है, जैसे ही ओरल कैविटी से यहाँ पर कोई पानी का वाटर ड्रॉपलेट्स या कोई हमारा जो बोलस है जैसे इसको टच करता है, ये नॉर्मली इस तरह से ओब्लिक है, ये हॉरिजॉन्टल, इट बिकम्स लेस और मोर हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो पार्टली कवरिंग द ओपनिंग ग्लोटिस, ग्लोटिस को हाफ और पार्टली इट कवर्स द ग्लोटिस, ताकि जो आपने खाया है, जो आपने पिया है, वो आपकी सांस की नाली में ना चला जाए, बल्कि जैसे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है तो उसके बिल्कुल पीछे क्या पड़ी हुई है, द फूड पाइप, द एसोफेगस, तो उसके अंदर ये स्लिप करके चला जाए। क्लियर? अब उसके बिल्कुल नीचे एक कार्टिलेजिनस बॉक्स पड़ा हुआ है, एक कार्टिलेज का डिब्बा पड़ा हुआ है ग्लोटिस के बिल्कुल नीचे। सो दैट इज कॉल्ड एज लेरिंक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। इसी की मदद से तो मैं बोल रहा हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, और या फिर आप आपस में जो गुफ्तगू करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेरिंक्स। तो लेरिंक्स क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। यहां पर जो ये ग्लोटिस है, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होके दो यहां पर फाइब्रस बैंड्स बनाएगी। यहां पर जो ग्लोटिस की मेम्ब्रेन है फोल्ड होकर यहां पर दो बारीक सी फाइब्रस कॉर्ड्स बनाएगी जिनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्लियर? सो लेरिंक्स और वॉइस बॉक्स, इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया। ये नीचे ट्रेकिया उसके टॉप के ऊपर मौजूद है, इट लाइज एट द टॉप ऑफ ट्रेकिया एंड हैव टू थिन एज्ड, कितने, टू थिन एज्ड फाइब्रस बैंड्स। कौन से बैंड्स? फाइब्रस बैंड्स, विच आर कॉल्ड एज द वोकल कॉर्ड्स। और ये क्या करते हैं, जब भी हवा, ये चूंकि बहुत शार्प होते हैं, बारीक से होते हैं, जब हवा इनको छू के गुजरती है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं ना, सो जब हम सांस ले रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, तो जब हवा इनको छू के निकलती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। और उस साउंड को विद द हेल्प ऑफ आवर चीक्स, with the help of our teeth, with the help of our lips and with the help of our tongue, इन स्ट्रक्चर्स की मदद से उस साउंड को, उस वॉइस को वर्ड्स में अटर किया जाता है, उसको वर्ड्स में प्रोनाउंस किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड अ स्पीच। और यही वो खासियत है जो कि हमारी क़ुव्वत गोयाई, जो हमें दूसरी मखलूक़ात पर एक बरतरी भी देती है। अब स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि ये लेरिंक्स तो उनके पास भी है, लाइक सायरेंक्स आपने पढ़ा, वो बर्ड्स के पास है, तो फिर क्या वो नहीं बोलते? तो आप गौर कीजिए डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उनके पास ये वॉइस बॉक्स तो होते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को हाई या लो करके, उसकी पिच को हाई या लो करके आवाज़ की जो वॉइस होती है उससे आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। सो दैट इज़ वाई दैट इज़ नॉट द स्पीच। क्लियर? स्पीच का मतलब ये है कि साउंड को, जो वॉइस यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, उसको बाकायदा वर्ड्स के अंदर अटर करना। जैसे कि बच्चा जो है, अब जब वो छोटा बच्चा होता है, यानी नौमौलूद बच्चा अप टू द 6 मंथ्स और 1 ईयर, तो वो जब भी बात करने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ आवाज़ निकलती है, वो वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाता। जैसे जैसे माहौल के अंदर वो रहता है, सीखता है, तो फिर वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाता है। तो इसी तरह से बाकी एनिमल्स भी वो सिर्फ आवाज़ तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को या पिच को कम ज़्यादा करके उसी तरह से वो आपस में गुफ्तो शनीद करते हैं, लेकिन वो साउंड्स प्रोड्यूस नहीं करते। खैर, अब उसके थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एक पाइप है, जिस पाइप को हम कहते हैं द ट्रैकिया। ट्रैकिया, या जिसको दूसरा नाम है विंड पाइप, इट इज़ विंड पाइप, याद रखिएगा। क्लियर? और विंड पाइप, इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। ट्रेकिया, विच इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप, हवा की नाली कहते हैं। और ये बिल्कुल, अब इसकी पोजीशन चेक कीजिए, दिस इज आवर ट्रेकिया और उसके बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है एसोफेगस।
इस तरह से, ठीक है। तो ये पीछे पड़ी हुई है इसोफेगस, इट लाइज वेंट्रली, उसके वेंट्रली है, ठीक है, वेंट्रल पोजीशन पे पड़ी हुई है इसोफेगस, और इसके डॉर्सली, अगर इसोफेगस की बात करेंगे तो वो डॉर्सली है, उसके अगले हिस्से के सामने पड़ी हुई है ये वेंट पाइप, जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर तकरीबन 15 से 20, 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजेस होती हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजेस मौजूद हैं, अबाउट 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये रिंग्स किससे बने होते हैं, ये कौन सी कार्टिलेज है, दैट इज हेलाइन कार्टिलेज, क्लियर, ये उसके रिंग्स बने हुए होते हैं। और इनके दरमियान में यहां पर मौजूद हैं स्मूथ सर्कुलर मसल्स प्लस स्मूथ सर्कुलर मसल्स, सो दैट इज द ट्रेकिया। हम इसको बिल्कुल एट द मिडल ऑफ द नेक यहां पर फील कर सकते हैं, रिंग्स को इवन के फील कर सकते हैं यहां पे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, अब ट्रेकिया चेस्ट में एंटर होने से पहले दो छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, विच आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई, क्लियर, दो ब्रांचेस, एक लंग में और दूसरे लंग में एंटर हो जाती है। दिस इज आवर लेफ्ट ब्रोंकस और ये है राइट ब्रोंकस, ये हमारा राइट लंग और ये हमारा लेफ्ट लंग और ये हमारा राइट लंग, तो उसमें एक एक ब्रांच ये एंटर हो जाती है। अब जो हमारे इसके बाद की जो डिवीजन है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम ब्रोंकस कह रहे हैं, ब्रोंकस के आगे 3 पार्ट्स हैं। जो ब्रोंकस ट्रेकिया के डिवाइड होने से बनी, जो सबसे पहले डिवीजन है, ये कहलाती है प्राइमरी ब्रोंकस। ये देखें, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस, और एक लंग के अंदर ये एक ही है, एक हमारे लंग के अंदर एक ही प्राइमरी ब्रोंकस है। अब प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस में, ठीक है, उसे कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। ये 2 ब्रांचेस किस में बन रही हैं, लेफ्ट लंग में। अब ये बात आपने याद रखनी है, जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो सिर्फ 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, इन द लेफ्ट लंग, और 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है इन द राइट लंग। सो दैट इज द सेकेंडरी ब्रोंकस। सो 2 इन द लेफ्ट लंग एंड 3 इन द राइट लंग, क्लियर। और फिर यहां पर ये देखिए सी शेप कार्टिलेज है, ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है उसके अंदर भी सी शेप कार्टिलेज है, लेकिन जो सेकेंडरी कार्टिलेज है, सेकेंडरी ब्रोंकस है, उसमें सी शेप कार्टिलेजेस दे आर रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस प्लेट्स, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस प्लेट्स। यहां पर अब वो रिंग, जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्लेट्स नहीं होंगी, बल्कि से प्लेट्स की तरह की कुछ कार्टिलेज रह जाएंगी। इन कार्टिलेजेस का मकसद क्या है, चूंकि कार्टिलेज थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो डियर स्टूडेंट, ताकि हम, अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए इसलिए ऐसा रखा ताकि हम जब भी हम सो रहे हों, जाग रहे हों, बेहोश हों, किसी भी वजह से अनकॉन्शियस हो जाएं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी एयरवे है ये इट शुड बी ओपन, ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारे जागते सोते से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हर वक्त इट शुड बी ओपन। तो इसको ओपन रखने के लिए यहाँ पर वो सी शेप्ड और या फिर कार्टिलेजिनस प्लेट्स मौजूद हैं, क्लियर। एंड अब जो ये सेकेंडरी कार्टिलेज है, ये सेकेंडरी ब्रोंकस जो है, ये मज़ीद डिवाइड करती है इनटू टर्शियरी ब्रोंकस, और फिर टर्शियरी ब्रोंकस मज़ीद डिवाइड करके अल्टीमेटली वो डिवाइड हो जाती है। तो जब उसका डायमीटर, जब टर्शियरी ब्रोंकस जो है, इसके अंदर कोई मतलब कि वो कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद नहीं है। अब जब टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड होती है और उसका डायमीटर रह जाए 1 मिलीमीटर या उससे कम, द डायमीटर, the tertiary bronchi when divide, and if the diameter of their branches become 1 millimeter or less than 1 millimeter, so they are called as bronchioles. So देखें, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, और उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकस मजीद डिवाइड हुई और यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर ये बन गई ब्रोंकियोल। सो ब्रोंकियोल उसको हम कहेंगे ब्रांच को ब्रोंकाई की जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर होगा, क्लियर। अब जो इवन के ये दूसरी ब्रोंकियोल है, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। दिस इज ब्रोंकियोल, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल, मतलब जो उसका एंड होता है वहां से फिर छोटी छोटी 2 ब्रांचेस निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल या फिर द एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर डक्ट्स। और एल्वियोलर डक्ट्स के एंड के ऊपर मौजूद हैं एयर सैक्स, और एयर सैक्स के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स which are called as alveoli, और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स,
जो एल्वेलाई है उसकी जो मेम्ब्रेन इतनी बारीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होती हैं उनमें से एक करैक्टर ये भी है कि इट शुड बी थिन। ये इतनी बारीक होती है, कितनी? 0.1 माइक्रोमीटर थिक ओनली। ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। तो जो एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है इट इज 0.1 माइक्रोमीटर थिक ओनली। क्लियर? और याद रखिएगा हमारे दोनों लंग्स के अंदर इन एन एडल्ट, एक एडल्ट में दोनों लंग्स के अंदर तकरीबन 700 मिलियन एल्वेलाई मौजूद है। 700 मिलियन, और 1 मिलियन होता है 10 लाख का। और बस अब जब एडल्ट हो गया, एडोलेसेंस हो चुकी है, मतलब कि अब मजीद ग्रोथ नहीं होनी, तो अब इन्हीं 700 मिलियन एल्वेलाई पे गुजारा करना पड़ेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। जितने भी है 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, वट एवर द लाइफ अल्लाह हैज़ गिवन अस, तो इन्हीं एल्वेलाई के ऊपर गुजारा करना पड़ेगा। और यही वो लेवल है एल्वेलाई जहाँ पर होगा गैशियस एक्सचेंज। इससे पहले का सारा रास्ता जितना हमने पढ़ा है ये सारा का सारा एयर पैसेज वे कहलाएगा। क्लियर? और ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ पर मौजूद है? इट इज़ प्रेजेंट इन आवर लंग्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेफ्ट लंग है और ये हमारा राइट लंग है। लेफ्ट लंग जो है ये कंपैरेटिवली छोटा होता है एज कंपेयर टू द राइट वन। उसकी रीज़न, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर हार्ट है, तो हार्ट की जो एपेक्स होती है, जो वेंट्रिकल वाली साइड है, वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होती है, जिसकी वजह से इतना सा जो हिस्सा है वो जो इसका लेफ्ट लंग का वो हार्ट की पोजीशन की वजह से कम हो जाता है। इसी वजह से जो लेफ्ट लंग है, याद रखिएगा इसमें सिर्फ 2 लोब्स हैं। एज यू कैन सी, ये ऊपर वाला सुपीरियर लोब और ये नीचे वाला इंफीरियर लोब। सो ओनली 2 लोब्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग, वाइल इन द राइट लंग ये 3 लोब्स हैं। ये ऊपर वाला सुपीरियर लोब इतना सा, फिर ये मिडल लोब और उसके नीचे इंफीरियर लोब, तो 3 लोब्स हैं। लेफ्ट लंग में मिडल लोब नहीं होता, उसमें सिर्फ 2 ही हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। क्लियर? और हमारे जो लंग्स है दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग। एक कवरिंग है, जैसे हार्ट के गिर्द कौन सी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी? पेरिकार्डियम, डबल मेम्ब्रेन थी। इसी तरह से लंग्स के गिर्द होती है प्लूरा, उसकी जो कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरा। यहाँ पर आपको लंग्स के बाहर ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है दैट इज द प्लूरा। तो प्लूरा की ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाली जो लंग्स के साथ अटैच है उसे कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनको कलेक्टिवली कहते हैं प्लूरा। डियर स्टूडेंट्स, इन आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इनके दरमियान में स्पेस मौजूद है। इस स्पेस को कहते हैं प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी, और उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्यों रखा अल्लाह ताला ने? ये बेसिकली एक लुब्रिकेंट है। हम हर वक्त 1 मिनट में 10 से 20 दफ़ा या 17 दफ़ा डिपेंडिंग अपॉन आवर मेटाबॉलिज्म हमारा हम सांस लेते हैं। तो लंग्स दे आर बीइंग इन्फ्लेटेड एंड डिफ्लेटेड, मुसलसल ये काम चल रहा है। जब तक हम जिंदा हैं ये इन्फ्लेट होते हैं, डिफ्लेट होते हैं, तो ताकि जो लंग्स और बाहर जो चेस्ट कैविटी है इनके दरमियान में रगड़ पैदा ना हो, इनके दरमियान में कोई फ्रिक्शन पैदा ना हो, तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर प्लूरा रखा, और प्लूरा बाहर वाली मेम्ब्रेन को बाहर वाली वॉल के साथ अटैच किया और अंदर वाली मेम्ब्रेन को लंग्स के ऊपर अटैच किया, और इनके दरमियान स्पेस रख के बीच में फ्लूइड डाल दिया ताकि ये आपस में इनके कोलैप्सिंग का चांस कम हो सके और जो है वो एफिशिएंटली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क कर सके। क्लियर जी? तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक क्विज फॉर यू फॉर टुडेज लेक्चर, एंड इट स्टार्ट्स ओवर हियर। Colostrum is an example of dash immunity. So it is active immunity, artificially induced passive immunity, or naturally induced passive immunity, or herd immunity. जी dear students, तो ये कौन सी colostrum? तो पहले तो ये बताइए कि colostrum है क्या? So it is the first milk, clear, and which carries a lot of antibodies for the baby. So it is natural passive immunity. इसमें प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज माँ के दूध से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। द फर्स्ट मिल्क जिसको हम कहते हैं। द नेजल कैविटी वार्म्स द इनकमिंग एयर टू अबाउट
25 degrees Celsius, 30 degrees Celsius, 37 degrees Celsius, or 40 degrees Celsius? Dear students, 37? No, the answer is 30 degrees Celsius, depending upon the external temperature. The thickness of alveolar membrane is 1 micrometer, 0.1 micrometer, or 0.1 nanometer, or 1 millimeter. So the answer is 0.1 micrometer. The pharynx leads oral cavity to nose, larynx, or esophagus, or trachea. So it leads to esophagus, the food pipe. The cartilaginous plates are present in dash bronchus, the primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, or the quaternary bronchus. So they are present in the secondary bronchus. Which structure is involved in the gaseous exchange? Alveolus, bronchus, bronchiole, or trachea? So all these are the air passageways. Only alveolus is the structural and functional unit where the gaseous exchange occurs in the lungs. So tissue transplant rejection is usually due to the dash lymphocytes. So it is due to B lymphocytes or T lymphocytes or natural killer cells or the plasma cell clone. So usually the involved cells are T lymphocytes. So they are responsible for the transplant rejection of the newly transplant organ. The number of turbinates in each nasal cavity is 2, 3, 6, or 4. So there are three turbinates present in the nasal cavity, in each nasal cavity, the superior, middle, and the inferior turbinate. So the answer is 3.